इन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। सारे जो भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं। आपसे पूछा है कि रंगहीन लवक जो होते हैं क्या कहलाते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्टिड वह प्लास्टिड होते हैं जो रंगहीन होते हैं, यानी कि इनमें कोई वर्णक नहीं होता। मुख्य रूप से भंडारण कार्य करते हैं। ये जड़ों, कंदों, बीजों आदि में पाए जाते हैं। प्लास्टिड के प्रकार बताएं आपको तो क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड का टाइप है ये हरे रंग के होते हैं। क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण में ये इनकी विशेषता होती है। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो पीले, नारंगी, लाल रंग के होते हैं और फूलों और फलों को रंग देना इनका प्रारंभिक काम है। और ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो रंगहीन होते हैं, शर्करा, वसा, प्रोटीन का भंडारण करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, हेमटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेमटोलॉजी वह विज्ञान है जो रक्त बनाने वाले अंगों और रक्त संबंधी रोगों का अध्ययन करता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो सिस्मोलॉजी जो है उसमें भूकंप का अध्ययन करते हैं। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। तो हार्मोनों का अध्ययन एंड्रोक्रिनोलॉजी में किया जाता है। तारों और ब्रह्मांड का अध्ययन जो किया जाता है वो एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं। आपसे पूछा है कि पदार्थ के कण जो होते हैं किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होने के कारण वह निरंतर गतिमान रहते हैं। गतिज ऊर्जा का अर्थ है किसी वस्तु की गति से जुड़ी ऊर्जा। जब तक पदार्थ के कणों में ऊष्मा होती है वह कंपन या गति करते रहते हैं। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में कण गतिशील रहते हैं। अंतर केवल गति की तीव्रता में होता है। गैसों में सबसे अधिक गति जो होती है, गैस में सबसे अधिक गति होती है, द्रव में मध्यम गति होती है और ठोस में सबसे कम गति होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है। आपसे पूछा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgOH का होल ट्वाइस इसका रासायनिक सूत्र होता है। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का इसका उपयोग क्या है तो एंटासिड के रूप में पेट की अम्लता को कम करने के लिए और हल्का जुलाब यानी कि कब्ज से राहत दिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रासायनिक यौगिकों की विद्युतीय चालकता का परीक्षण किस यंत्र से किया जाता है। आपसे पूछा कि रासायनिक यौगिकों की विद्युतीय चालकता का परीक्षण किस यंत्र से किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंडक्टोमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कंडक्टोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग रासायनिक यौगिकों की विद्युत चालकता मापने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से जब वे जल में घुल जाते हैं। यह किसी विलयन के आयनिक संचालन को मापता है। यदि कोई यौगिक आयनिक होता है तो वह जल में घुलकर विद्युत धारा प्रवाहित करता है और यह माप कंडक्टोमीटर करता है। बाकी ऑप्शन में दिया वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर जो है वोल्टेज मापने के लिए होता है। या एमीटर जो है धारा मापने के लिए होता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है बहुत ही कम धारा का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है। आपसे पूछा है कि कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोशिका भित्ति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति एक कठोर बाहरी परत होती है जो पौधों, कवकों और कुछ बैक्टीरिया की कोशिकाओं में पाई जाती है। यह कोशिका को निश्चित आकार देती है, कोशिका को संरक्षण और मजबूती प्रदान करती है, जल संतुलन बनाए रखने में मदद करती है।
केवल पौधों में होती है कोशिका भित्ति, इसलिए पौधों की कोशिकाएं कठोर और स्थिर रूप की होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन लाइसोसोम, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आदि को तोड़ते हैं। जब कोशिका को चोट लगती है या कोशिका पुरानी या बीमार हो जाती है तो ये एंजाइम बाहर निकलकर पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। लाइसोसोम की जो खोज की तो क्रिस्टियन ड्यूड्यूब ने की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है शरीर में थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है। आपसे पूछा कि शरीर में थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टी कोशिकाओं का निर्माण करना। टी कोशिकाओं का निर्माण, थाइमस ग्रंथि एक लसिका ग्रंथि है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका प्रमुख कार्य है टी कोशिकाओं का विकास और परिपक्वता सुनिश्चित करना। टी कोशिकाओं शरीर को संक्रमण और रोगजनकों से लड़ने में मदद करती है। यह छाती के ऊपर भाग में होता है। किशोरावस्था में के बाद इसका आकार छोटा होने लगता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता। तो एलिफेंटिस या भी मच्छर काटने से होता है, डेंगू भी मच्छर काटने से होता है, मलेरिया भी मच्छर काटने से होता है, परंतु हेपेटाइटिस जो होता है यह मच्छर के काटने से नहीं होता। हेपेटाइटिस एक वायरल रोग है जो मुख्य रूप से वायरस के संक्रमण से होता है। या मच्छर के काटने से नहीं बल्कि संक्रमित भोजन, पानी, रक्त और यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। यह रोग यकृत को प्रभावित करता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो एलिफेंटियोसिस जिसे फाइलेरिया बोलते हैं, मच्छर क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलने वाला रोग है। डेंगू जो है एंडीज एजिप्टी मच्छर के से फैलता है। मलेरिया जो है एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। और हेपेटाइटिस मच्छर से नहीं बल्कि वायरस से होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लाइपेज, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है। यह मुख्यतः अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। तो एमाइलेज की बात करें तो यह स्टार्च का पाचन करता है लार्वा अग्नाशय में। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है और राइबोन्यूक्लिक आरएनए का घटक करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किसी वस्तु को एक कोण पर घुमाने में बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है। आपसे पूछा है कि किसी वस्तु को एक कोण पर घुमाने में बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आघूर्ण कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को उसकी धुरी की चारों ओर घुमाने के लिए बल लगाया जाता है तो उस बल के प्रभाव को आघूर्ण कहा जाता है। आघूर्ण बराबर बल गुणे बल की बल भुजा होता है। एसआई इकाई जो इसके है न्यूटन मीटर है। या वस्तु की घूर्णन गति को उत्पन्न करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अल्ट्रासाउंड तकनीकी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। आपसे पूछा है कि अल्ट्रासाउंड तकनीक जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परावर्तन प्लस गूंज के तकनीक सिद्धांत पर कार्य करती है। अल्ट्रासाउंड तकनीकी मुख्य रूप से निम्नलिखित सिद्धांतों पर कार्य करती है। परावर्तन, जब अल्ट्रासोनिक तरंगे यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे शरीर के अंदर विभिन्न अंगों से टकराती हैं तो वह वापस लौटती हैं। और गूंज, लौटने वाली तरंगों को एक गूंज उत्पन्न होती है जिससे मशीन द्वारा पढ़ा जाता है और इससे शरीर के आंतरिक अंगों की छवि बनाई जाती है। इसका उपयोग क्या है तो गर्भावस्था में भ्रूण की स्थिति देखने में, गुर्दा, पित्ताशय, यकृत, हृदय आदि के परीक्षण में और बिना चीड़फाड़ के निदान के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा है कि अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदासीनीकरण कहते हैं उसे। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक अम्ल और एक क्षार आधार आपस में मिलकर नमक और जल बनाते हैं। इसका सामान्य सूत्र जो होता है एसिड जो है बेस के साथ मिलकर साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं।
साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर NaCl प्लस H2O बनाते हैं। यह चीज़ ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में क्या लेते हैं। आपसे पूछा है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु तो साफ देख सकता है लेकिन पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इसका कारण है नेत्रगोलक का आकार छोटा होना या लेंस की वक्रता कम होना, जिससे प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे फोकस होती हैं। इस दोष को सुधारने के लिए कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उसकी प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दिया हुआ है वह 285 है। 285 है, इसका मतलब है पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन। कुल मिलाकर आपका जो हो जाता है 15 इलेक्ट्रॉन है। कुल मिलाकर आपका जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाती है वह हो जाती है आपकी 15। किसी तटस्थ परमाणु में प्रोटॉन की संख्या जो होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या पूछा है तो प्रोटॉन की संख्या बराबर जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 हो जाती है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह फास्फोरस है, इसका परमाणु क्रमांक 15 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य की आहार नली का हिस्सा नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य की आहार नली का हिस्सा नहीं है। तो मलाशय, भोजन नलिका और आंत, ये तीनों जो है यह मनुष्य के आहार नली का हिस्सा है, परंतु सांस का नली जो है यह मनुष्य के आहार नली का हिस्सा नहीं है। मनुष्य की आहार नली वह सभी अंग शामिल होते हैं जिसमें भोजन गुजरता है, जैसे मुख गुहा, भोजन नालिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुर्दा। परंतु सांस की नली जो ऑप्शन में दिया यह एक वैज्ञानिक शब्द नहीं है और ना ही यह शरीर के किसी शारीरिक रचना का नाम है, यह केवल एक भ्रमित करने वाला या काल्पनिक विकल्प है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य की मांसपेशियों में थकावट किस पदार्थ के कारण होती है। आपसे पूछा है कि मनुष्य की मांसपेशियों में थकावट जो होता है किस पदार्थ के कारण होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अधिक व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन की कमी से एनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें ग्लूकोज टूटकर लैक्टिक एसिड बनाता है जो थकावट और जगड़न का कारण होती है। मांसपेशियों में थकावट का मुख्य कारण लैक्टिक एसिड का जमाव होता है। लैक्टिक एसिड किस प्रक्रिया में बनता है तो एनारोबिक श्वसन के दौरान बनता है। थकावट दूर करने के लिए क्या जरूरी है तो पर्याप्त ऑक्सीजन जरूरी है। एनारोबिक श्वसन का स्थान मांसपेशियों की कोशिकाओं में होती है। यूरिक एसिड गुर्दों में उत्सर्जन से जुड़ा होता है, थकावट से नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यदि आप एक समतल दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या है। आपसे पूछा है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परिवर्तन जो है आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तल दर्पण का प्रकार है। उत्तल दर्पण वह होता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है। इसमें बनने वाली छवि सदैव होती है आभासी, सीधी, वास्तविक वस्तु से छोटी। इसलिए यदि आप दर्पण में अपनी छवि को अपने से छोटी देखते हैं तो यह उत्तल दर्पण होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने में चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। आपसे पूछा कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्ट्राशियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पटाखों में स्ट्राशियम या इसकी लवण का प्रयोग चमकदार लाल रंग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पटाखों में लाल रंग जो होता है स्ट्राशियम के कारण होता है, तो पीला रंग किस कारण होता है तो पीला रंग जो पटाखों में दिखाई देता है वह सोडियम के कारण होता है। हरा रंग बेरियम के कारण, तो नीला रंग कॉपर के कारण दिखाई देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किसका भेदन क्षमता अधिक है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गामा किरणों की भेदन क्षमता जो होती है वह सबसे अधिक होती है। अल्फा किरणों की बात करें तो भारी और धनावेशित कण है लेकिन भेदन क्षमता बहुत कम है। इन्हें एक कागज
कागज की सीट या त्वचा भी रोक सकती है। बीटा किरणों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की धारा अल्फा से हल्की और भेदन क्षमता ज्यादा, इन्हें पतली धातु की चादर जैसे एल्यूमिनियम रोक सकती हैं। परंतु गामा किरणों की बात करें तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे जिनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, इन्हें रोकने के लिए सीसा या मोटा कंक्रीट चाहिए। और न्यूट्रॉन की बात करें जो ऑप्शन में दिया, आवेश रहित कण पदार्थ के भीतर गहराई तक जा सकते हैं, लेकिन भेदन क्षमता गामा से कम मानी जाती है। तो अल्फा किरणों की सबसे कम छेदन क्षमता होती है, बीटा किरणें अल्फा से ज्यादा परंतु गामा से कम, परंतु गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन नया लिखे लगे कॉपी पेन उठा के नोट कर लीजिए। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय